गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अविनाश कुमार एंड नाउ यू आर स्टार्ट वाचिंग 3D आर्ट बाय अवि। आज हम लोग इस वीडियो में एयरफोर्स का दूसरा सेट लगाने वाले हैं। हमने पहला सेट को अच्छे से कर लिया था और उसका वीडियो भी अपलोड हो चुका था। ये वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हार्डली हैड ही डिपार्टेड दैट द फोन रैंक। ये ईरर का क्वेश्चन है और हमने हार्डली स्कार्सली से रिलेटेड पिछले वीडियो में क्वेश्चंस को करा था। अब चलिए हम लोग इसको सोल्यूशन देख लेते हैं फिर से एक बार, आपका रिवीजन भी हो जाएगा इससे। हम लोगों ने देखा था कि हार्डली और स्कार्सली, बेयरली, रेयरली ये सब कंजंक्शंस होते हैं जो किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे तो उसमें पार्शियल इन्वर्जन होता है। साथ ही साथ हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली अपने साथ वेन लेता है और नो सुनर एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो हमेशा अपने साथ दैन लेता है और इनके साथ हमेशा पार्शियल इन्वर्जन होता है। पार्शियल इन्वर्जन कहने का मतलब कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पीछे। आप लोग इसको देख सकते हो कि हार्डली इसमें लगा हुआ है और इसमें पार्शियल इन्वर्जन नहीं हो रहा है तो ये गलत है, लेकिन आप इसमें देख रहे हो कि हार्डली लगा हुआ है और इसमें पार्शियल इन्वर्जन हो रहा है, ये सही है। और स्कार्सली के साथ भी पार्शियल इन्वर्जन हो रहा है तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन स्कार्सली के साथ पार्शियल इन्वर्जन नहीं हो रहा है तो ये सेंटेंस गलत है। इसमें थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग और देखते हैं कि हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, वेयरली हमेशा अपने साथ वेन लेता है और नो सुनर हमेशा अपने साथ दैन लेता है। दोनों चीज़ याद रखना है, एक तो पार्शियल इन्वर्जन और साथ ही साथ ये अपने साथ वेन और ये अपने साथ दैन। हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हार्डली के साथ यहाँ पे वेन लगा हुआ है लेकिन इसमें पार्शियल इन्वर्जन नहीं हो रहा तो ये गलत है। पार्शियल इन्वर्जन तो हो रहा है लेकिन वेन नहीं लगा हुआ है तो ये भी गलत है। यहाँ पे हार्डली के साथ पार्शियल इन्वर्जन भी हो रहा है, वेन भी लगा हुआ है तो एकदम सही है। सेम कंडीशन हमारा नो सुनर के साथ भी आता है। नो सुनर के साथ आप लोग देखो एक बार, नो सुनर के साथ यहाँ पे देखो कि नो सुनर के साथ पार्शियल इन्वर्जन हो रहा है, दैन भी लगा हुआ है तो सही है ये। लेकिन यहाँ पे देखो नो सुनर के साथ पार्शियल इन्वर्जन तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे दैन नहीं लगा हुआ है तो ये गलत है। नो सुनर के साथ यहाँ पे दैन लगा हुआ है लेकिन पार्शियल इन्वर्जन नहीं हो रहा है तो भी गलत है। तो आप लोग याद रख लेना, नो सुनर हार्डली स्कार्सली के साथ वेन और नो सुनर के साथ दैन होना जरूरी है, साथ ही साथ इनमें पार्शियल इन्वर्जन भी होना जरूरी है। इसको हम 2 बार देख चुके हैं, आगे से आएगा तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। चलिए तो आप लोग यहाँ पे देखो कि हार्डली के साथ पार्शियल इन्वर्जन तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे दैट लगा हुआ है, दैट को हटा करके हम लोग क्या कर देंगे, दैन। तो इसमें पार्ट 2 हमारा इरर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट। यहाँ इसमें भी यही ढूंढने के लिए बोल रहा है आपको। राम हैज़ एन लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। ये बड़ा सिंपल इरर है, आर्टिकल का इरर है। आप लोगों को भी पता है कि जब कॉन्सोनेंट के साथ शुरू होता है तो एन न लगा करके हम लोग आ लगाते हैं, भावेल के साथ एन लगाते हैं। तो यहाँ पे लार्ज है, यहाँ एन लगा हुआ है तो ये इरर हो जाएगा, इसमें हमारा इरर हो जाएगा ए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दे हैड टू वेट फॉर द लगेजेस टू बी पुट इनटू द कैब बिफोर दे देमसेल्व्स गॉट इनटू इट। इसमें हम लोग देखेंगे दे के साथ हैड सही है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे लगेजेस में इसमें इरर है क्योंकि लगेज, बगेज, ब्रेकेज, फर्नीचर ये सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। लगेज चूँकि एक अनकाउंटेबल नाउन है, LUZZE, लगेज एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी एस नहीं लगता, इसमें एस लगा दिया है तो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट इरर हो जाएगा, मैंने 4, इसमें इरर हो जाएगा 4। इसको और भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखना थोड़ा। देखो यहाँ पे लगेज, बैगेज, ब्रेकेज, फर्नीचर, ड्रापरी, सेनरी में सेनरी, इसी तरीके से डस्ट, रबिश, डर्ट, ये सब ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिनका कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता है क्योंकि ये सब अनकाउंटेबल होते हैं। कभी भी लगेज का लगेजेस नहीं होता है, बगेज का बैगेजेस नहीं होता, डस्ट का डस्ट नहीं होता, इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। तो आप लोग ध्यान रखना, ये सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनमें कभी भी एस नहीं लगता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड से। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी वन वर्ड सब्स्टिट्यूटेड। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, मैंने एक ऐसा निर्णय जिससे वापस ना जाया जा सके उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं इरिवोकेबल। इरिवोकेबल का मतलब होता है अटल रहना, मतलब एक कोई ऐसा बात, इसका मतलब आप लोग देखोगे ए डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, मैंने एक ऐसा निर्णय जिसको बदला ना जा सके, मतलब उसी निर्णय पे अटल रहना। तो इसका वन वर्ड होता है इरिवोकेबल। इम्प्रोबेबल का मतलब होता है ऐसा चीज़ जो कभी संभव ना हो सके। इनक्रेडिबल का मतलब होता है एक ऐसा चीज़ जिस पर विश्वास ना किया जा सके। इनकोरिजिबल का मतलब होता है एक ऐसा चीज़ जिसको सुधारा ना जा सके। और इरिवोकेबल का मतलब होता है एक ऐसा डिसीजन जिसको बदला ना जा सके, तो इसका हो जाएगा इरिवोकेबल। इसका वर्ड्स भी, इसको मैंने डिटेल में नीचे लिखा है, आप लोगों को दिखा दूंगा, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इन चारों में 3 वर्ड गलत लिखा हुआ है, एक सही लिखा हुआ है, वही हमको चुनना है। यहाँ पे पीर्स बिल्कुल गलत लिखा हुआ है क्योंकि PIERC होता है। कंफर्टेबल सही लिखा हुआ है। लग्जरियस में यहाँ पे ई नहीं होगा, OUS होता है। इंडिविजुअल में यहाँ पे आई होगा। इस तरीके से हमारा सिर्फ दूसरा नंबर जो वर्ड था कंफर्टेबल वो सही लिखा हुआ है, बाकी गलत लिखा हुआ है। इन वर्ड्स को हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं।
आप लोग इस पेज पे आ जाओ। जैसे में हम लोगों ने अभी देखा इरिवोकेबल का मतलब होता है डिसीजन ऑन विच कैन नॉट गो बैक, मैंने एक ऐसा निर्णय जिसे वापस नहीं जाया जा सकता, इरिवोकेबल बोलते हैं। नॉट लाइकली टू बी हैपन, एक ऐसा चीज़ जिसका होना असंभव है उसको इम्प्रोबेबल कहा जाता है। आप लोग इन सब वर्ड्स को अच्छे से देखना क्योंकि एग्जाम में ये भी आ सकता है। इनक्रेडिबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू बिलीव, जिस पे विश्वास करना मुश्किल हो उसको इनक्रेडिबल बोलेंगे। इनकॉरेजिबल का मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब जिसको सुधारा ना जा सके उसको हम लोग इनकॉरेजिबल बोलते हैं। आप लोग यहाँ पे इन शब्दों को भी थोड़ा देखना। PIRC का मतलब होता है पिर्स का मतलब होता है छेद करना। लग्जरियस का मतलब होता है शान शौकत। इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तिगत। और कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक। हम लोग थोड़ा नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टर्न। स्टर्न का मतलब होता है हार्श, रिजिड या स्टिफ, कठोर। जेंटल का मतलब होता है मिल्ड, लेनियट या काइंड, सौम्य। सौम्य कह सकते हो या नेक कह सकते हो। तो जेंटल का मतलब मिल्ड भी होता है, लेनियट भी होता है, काइंड भी होता है। इन सिनोनिम्स को आप लोग अच्छे से लिखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स तो बहुत होता है पर जो इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ वही लिखवा रहे हैं, तो आप लोग इसको मिस मत करना। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था स्टर्न का सिनोनिम। स्टर्न का सिनोनिम देखना है हमको। तो स्टर्न का सिनोनिम क्या देखा? स्टर्न का मतलब हमने देखा सख्त होता है, इसका सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रिक्ट, क्योंकि मिल्ड का मतलब ही नेक होता है या सौम्य होता है। जेंटल का मतलब भी सौम्य नेक, और लेनियन का मतलब भी उदार होता है या कह सकते हो सौम्य होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडेम्ड। कंडेम्ड का मतलब होता है तिरस्कार करना। कमांड का मतलब होता है, कमेंड का मतलब होता है प्रशंसा करना। इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें अपोजिट वर्ड आपको ढूंढना है। अपोजिट बोले तो विलोम शब्द। तो कंडेम्ड का मतलब होता है तिरस्कार करना और कमेंड का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो तिरस्कार करना का उल्टा हो जाएगा प्रशंसा करना। कैस्टिगेट नहीं होगा क्योंकि कैस्टिगेट का मतलब होता है निंदा करना। स्ट्रट भी नहीं होगा, स्ट्रट का मतलब होता है ऐड कर चलना। कमांड भी नहीं होगा क्योंकि कमांड का मतलब होता है निर्देश देना। तो तिरस्कार करना का उल्टा हो जाएगा प्रशंसा करना, कमेंड करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस को हमने पिछले लेक्चर में भी डील किया था और यहाँ पे भी आ गया। ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 4 है। यहाँ पे लिखा है इफ़ यू हैड टोल्ड मी यू नीड अ राइड, अगर तुमने मुझसे कहा कि तुमको एक राइड की ज़रूरत है, आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। देखो ध्यान से, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 4 में एक रूल होता है कि यहाँ पे अगर आपका हैड प्लस भी3 लगा हुआ है, हैड प्लस भी3 लगा हुआ है तो बाद में आपका वुड प्लस हैव प्लस भी3 होता है। तो इस हिसाब से इसका एक हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसका रूल हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आप लोग इसको ध्यान से देखना थोड़ा। अगर इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है, यहाँ इफ़ के जगह पे और भी कुछ हो सकता है, एज सुन एज हो सकता है, अनटिल हो सकता है, अनलेस हो सकता है। अगर इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड प्लस भी3, तो बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसमें वुड प्लस हैव प्लस भी3 होगा। जैसे मैं आप लोग इसको देखो, यहाँ पे इफ़ के साथ हैड प्लस भी3 लगा हुआ है तो बाद में वुड प्लस हैव प्लस भी3 होगा। आप लोग इसमें भी देखो, इफ़ के साथ हैड प्लस भी3 लगा हुआ है तो बाद वाला जो सेंटेंस आएगा, जो इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा, उसमें आपका वुड प्लस हैव प्लस भी3 आएगा। आप लोग इस रूल को थोड़ा सा ध्यान रखना। हमने पिछले वीडियो में कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 देखा था, इस वीडियो में हमने कंडीशनल सेंटेंस टाइप 4 देखा है। इसमें अगर इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट आता है तो बाद वाला हमेशा वुड प्लस हैव प्लस भी3 होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा हैड के साथ भी3 आया है तो यहाँ पे वुड प्लस हैव प्लस भी3 हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हार्डली वाला। हार्डली के साथ पार्शियल इन्वर्जन बिल्कुल सही, यहाँ पे भरना है आपको। फिलर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा वर्ड है जो इस फिल इन द ब्लैंक्स के लिए सूटेबल है। तो आपको पता है हार्डली के साथ ना ही आफ्टर आता है, ना ही बिफोर आता है, ना ही दैन आता है। हार्डली के साथ हमेशा वेन आता है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा चूज द ऑप्शन विच अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। तो जॉर्ज हैज़ नेवर बीन टू इंडिया, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? क्वेश्चन टैग का बड़ा ही सिंपल रूल होता है कि यदि स्टार्टिंग का सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, और यहाँ वाला नेगेटिव हो तो यहाँ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसमें नोट तो नहीं लगा हुआ है लेकिन फिर भी ये नेगेटिव है क्योंकि इसमें नेवर वर्ड लगा हुआ है। नेवर एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो चूँकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो हैज़, और एक रूल और भी होता है सब, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लिखा था। सब्जेक्ट में भी सब्जेक्ट को डायरेक्ट नहीं लिखते, उसके जगह पे जो प्रोनाउन आता है उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हैज़ का हैज़ यहाँ पे लिखा जाएगा और जॉर्ज के लिए क्या आ जाएगा? ही। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन एक सही है। दो गलत हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट को ज्यों के त्यों लिख दिया है। हैज़ंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ खुद निगेटिव है तो यहाँ भी निगेटिव नहीं हो सकता, और ये भी गलत है, निगेटिव भी गलत है और जॉर्ज भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग देखेंगे चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द सेंटेंस इनटू अदर वॉइस। इसमें अदर वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। वॉइस हम लोग जब क्लास में पढ़े थे तो बड़ा ही सिंपल रूल हमने सीखा था कि कहीं पे भी अगर आपको भी2 दिख जाए तो भी2 को हम लोग सिर्फ वॉच प्लस भी3 में कन्वर्ट कर देते हैं। बस यही रूल आप लोग को यहाँ पे लगा देना, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप देखो तो एडेड का होना चाहिए वॉच एडेड,
वॉज एडेड कितने ऑप्शन में, इसमें भी वॉज एडेड का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें भी वॉज एडेड का प्रयोग नहीं किया गया, इसमें भी वॉज एडेड का प्रयोग नहीं किया गया, केवल ऑप्शन 3 V2 जहाँ भी दिखे उसको वॉज प्लस V3 में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग। और हम लोगों ने वॉइस को ऐसे ही सीखा था, सिर्फ वर्ब के माध्यम से वॉइस को बनाने के लिए सीखा था, तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो वॉइस क्या क्वेश्चन नंबर 12 है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। सबसे पहला बात इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव है तो आस्ट होगा, और इंटरोगेटिव दैट वगैरह नहीं लगता, तो सब में आस्ट लगा हुआ है, इफ़ या वेदर लगा हुआ है। और हम लोग देखेंगे कैन का हो जाएगा कुड, क्योंकि जब भी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो पास्ट होता है, तो कैन का पास्ट होता है कुड, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि कैन को कैन लिख दिया। ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसमें कैन को कैन लिख दिया, ये ऑप्शन भी हो सकता है। अब हम लोग इन दोनों ऑप्शन में देखते हैं, ये दोनों ऑप्शन सेम ही लिखा हुआ है, बस फ़र्क है इसमें इंटरोगेशन का साइन है, इसमें साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं है। और हम लोगों ने सीखा था कि जब भी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में चेंज हो जाता है, मतलब कि क्वेश्चन मार्क हट जाता है, और इसमें क्वेश्चन मार्क यहाँ भी है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क दे दिया, इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा और ये हमारा सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखना, इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब बनाते समय जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो क्वेश्चन मार्क हट जाता है, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसलिए गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन हमारा पैराजम्बल से है। अब पैराजम्बल एयरफोर्स के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे अब ना 2 या 3 1 या 2 सवाल तो पक्का आपके एग्जाम में आएगा, जिसको आप लोग अच्छे से करना, और मैं ट्राई करूँगा कि इसके लिए एक स्पेशल वीडियो लाया जाए जिसमें पैराजम्बल को करवाया जाए। आप लोग देखो इसमें लिखा हुआ पीपल थिंक दे आर ब्लैकबेरी फैन यूज टू बी ओल्ड फैशन गैजेट एक्सट्रीमली पॉपुलर बट नाउ मेनी। हम लोग ना की पॉइंट से इसको पकड़ेंगे थोड़ा, आप लोग इसमें थोड़ा ध्यान देना। पीपल थिंक, हम लोग सबसे पहला ऑप्शन को लेकर चलते हैं। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ 4 एक्सट्रीमली पॉपुलर, ये बिल्कुल नहीं होगा। एक्सट्रीमली पॉपुलर किसके बारे में बोल रहा है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था ना, तो 400 तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि एक्सट्रीमली पॉपुलर बोल रहा है। तो एक्सट्रीमली पॉपुलर कौन, एक्सट्रीमली पॉपुलर का मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध। बहुत ज़्यादा कौन प्रसिद्ध है उसके बारे में कुछ तो लिखा नहीं पहले, तो 4 से तो बिल्कुल सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। एक ऑप्शन और 3 ऑप्शन गलत हो जाएगा, हम 2 और 4 पे आएंगे। अब एक बार दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन, दूसरा में हमें 3 से स्टार्ट हुआ है, दूसरा में हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, 3 से। ओल्ड फैशन गैजेट्स, ठीक है, ओल्ड फैशन गैजेट्स, उसके बाद एक है पीपल थिंक दे आर ब्लैकबेरी फोन यूज टू बी एक्सट्रीमली पॉपुलर बट नाउ मेनी। बट नाउ मेनी, मेनी के बाद भी तो कुछ होना चाहिए ना, तो ये भी आपका एकदम गलत है, एकदम पढ़ने में अजीब लग रहा है। आप लोग लास्ट वाला सेंटेंस को पढ़ो, लिखा हुआ ब्लैकबेरी फोन्स यूज टू बी, मैंने ब्लैकबेरी फोन्स यूज टू बी एक्सट्रीमली पॉपुलर। ब्लैकबेरी फोन्स जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करते थे। यूज टू का प्रयोग पास्ट के हैबिट को दिखाने के लिए किया जाता है। आप लोग इसको पढ़ना थोड़ा सा कि ब्लैकबेरी फोन्स यूज टू बी एक्सट्रीमली पॉपुलर, मैंने ब्लैकबेरी फोन्स जो होते थे ना वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पॉपुलर हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करते थे। बट लेकिन नाउ, लेकिन अभी मेनी पीपल, फिर उसके बाद क्या है, एक अधिकांश लोग सोचते हैं, मेनी पीपल थिंक कि दे आर, वो जो दे आर आ रहा है आपका ब्लैकबेरी फ़ोन्स के लिए, कि दे आर ओल्ड फैशन गैजेट्स, मतलब वो जो ब्लैकबेरी के फ़ोन्स हैं वो क्या है, ओल्ड फैशन गैजेट्स है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसका अर्थ ये निकलेगा कि ब्लैकबेरी फ़ोन्स यूज टू बी एक्सट्रीमली पॉपुलर, ब्लैकबेरी फ़ोन्स जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था, बट नाउ, लेकिन अभी मेनी पीपल थिंक, लेकिन अधिकांश लोग अभी ऐसा सोचते हैं कि दे आर ओल्ड फैशन गैजेट्स, कि अब ओल्ड फैशन गैजेट हो गया है। गैजेट का मतलब हम होता है, गैजेट का मतलब होता है कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको हम लोग गैजेट बोलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा सेंटेंस रीअरेंजमेंट से है, बोले तो PQRS से है, बोल इसमें भी आपका PQRS से 2 क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं, फिर से ऑप्शन की मदद से इसको देखेंगे। आप लोग ट्राई करना एग्जाम में ऑप्शन की मदद से ही किया जाए। लिखा हुआ वन डे मे टैक्स कंपनी, एक दिन मेटैक कोई कंपनी रहा होगा, मेटैक कंपनी विल क्रिएट अ प्रोडक्ट, मेटैक कंपनी एक प्रोडक्ट को बनाएगा, क्रिएट का मतलब बनाना, एक प्रोडक्ट को बनाएगा, ठीक है, विच विल वॉश 660 मिलियन लोड्स ऑफ लॉन्ड्री, लॉन्ड्री का मतलब होता है कपड़ा, विच विल वॉश 660 मिलियन लोड्स ऑफ लॉन्ड्री, जो कि 660 मिलियन कपड़ों के लोड को क्या करेगा, वॉश करेगा, धो देगा पर वीक, हर सप्ताह, एंड बिकम एन एम्पायर वर्थ 1.7 बिलियन डॉलर, और 1.7 बिलियन डॉलर का क्या बन जाएगा, बहुत बड़ा साम्राज्य बन जाएगा। फाउंड इन ओवर, जो कि पाया जाएगा ओवर 80% ऑफ अमेरिकन हाउस होल्ड का मतलब होता है परिवार, जो कि 80% अमेरिकन परिवार में क्या पाया जाएगा। हम लोग पढ़ते हैं पहला ऑप्शन से, पहला में लिखा हुआ है बी से शुरू करेंगे, विच विल वॉश 660 मिलियन, विच के पीछे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, विच का मतलब होता है जो वॉश करेगा, तो क्या वॉश करेगा, एकदम गलत है ये, बी से स्टार्ट नहीं होगा, बी से स्टार्ट नहीं होगा, 2 ऑप्शन तो छट गया। हम लोग 3 पे आते हैं, 4 पे आते हैं, पहले 3 पे आते हैं। 3 में लिखा हुआ है कि वन डे मेटैक्स कंपनी, एक दिन मेटैक कंपनी जो है विल क्रिएट अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को बनाएगा, विच विल वॉश, जो कि धो देगा,
बी है विच विल वॉश 660 मिलियन लोड्स ऑफ लॉन्ड्री, जो कि कपड़ों के 660 मिलियन को धो देगा पर वीक। फाउंड इन 80%, फिर यहाँ पे गलत हो गया, 80% कपड़ों को 660 मिलियन को धो देगा, ठीक है ना, और ये 80% अमेरिकन हाउस होल्ड में आएगा। उसके बाद बिकम एन एम्पायर वर्थ 1.7 बिलियन डॉलर, उसके बाद वह 1.7 बिलियन डॉलर का एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनेगा। ये भी पढ़ने में सही नहीं लग रहा है, यहाँ तक ये सही है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, पर वीक धो देगा। धोने के बाद जब 660 मिलियन लॉन्ड्री को ये धो देगा, उसके बाद ये कंपनी बनेगा ना। कोई काम करने के बाद आप कोई चीज़ बनते हो, तो जब 660 मिलियन धोएगा उसके बाद सीन आना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा 3 भी गलत हो जाएगा। आप इसको पढ़ के देखो कि वन डे मेटेक्स कंपनी विल क्रिएट अ प्रोडक्ट, एक दिन मेटेक कंपनी एक प्रोडक्ट बनाएगा जो कि 660 मिलियन कपड़ों के लोड को धो देगा। धोने के बाद कुछ ना कुछ तो बनेगा ये कंपनी। जब इतना काम करेगा तो क्या बनेगा, बिकम एन एम्पायर। सी में देखना, बिकम एन एम्पायर वर्थ 1.7 बिलियन डॉलर। 1.7 बिलियन डॉलर का एक बहुत बड़ा कंपनी, बहुत बड़ा साम्राज्य बन जाएगा। एंड फाउंड इन ओवर 80% ऑफ अमेरिकन हाउस होल्ड, और ये 80% अमेरिकन घरों में क्या पाया जाएगा, मतलब लगभग 80% घरों में कब्जा कर लेगा, मतलब 80% घरों में ये चला जाएगा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, बाकी 3 गलत है। ये दोनों तो वैसे ही हट गया था बी से ही, इसमें थोड़ा सा हीरा लगा पढ़ने में, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिफरेंट। डिफरेंट का नाउन फॉर्म करने के लिए बोल रहा है। तो डिफरेंट का नाउन फॉर्म होता है हमारा डिफरेंस। वैसे भी आप लोग एक ट्रिक याद रखना है कि जिसके अंत में सी रहता है मैक्सिमम केसेस में वो नाउन होता है। अगर लास्ट में सी है तो मैक्सिमम केसेस में वो नाउन होगा। तो इस हिसाब से डिफरेंट का क्या हो जाएगा, डिफरेंस। इस वर्ड को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, वर्ड नंबर 15। आप लोग थोड़ा ध्यान देना, डिफरेंट का मतलब होता है भिन्न, डिफरेंस का मतलब होता है भिन्नता, डिफर का मतलब होता है अलग होना, और डिफरेंटली का मतलब भिन्न तरीके से। जिसमें एलवाई लगा रहता है वो होता है आपका एडवर्ब, जिसमें कि लास्ट में ना हो। डिफर का मतलब अलग होना, वो तो हो जाएगा वर्ब, और भिन्न, भिन्न हमारा एडजेक्टिव होता है, और डिफरेंस में होता है भिन्नता, भिन्नता हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। इसी तरह से डिफरेंट का जो नाउन फॉर्म हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस। डिफरेंट का नाउन फॉर्म जो होता है ना, उसके लिए मैं और भी आपको लेक्चर करवा दूंगा, जिसमें जितने भी एडजेक्टिव होंगे, ठीक है ना, उसका नाउन फॉर्म क्या क्या होता है, उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप लोग चैनल पर कंटिन्यू बने रहना। हम लोग आगे आते हैं थोड़ा। तो इस हिसाब से डिफरेंट का जो नाउन फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा डिफरेंस। आप लोग थोड़ा सा ट्रिक से भी याद रखना कि जिसके लास्ट में सी होता है वो हमारा नाउन होता है। नेक्स्ट हमारा फिर से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से वही आ गया, नो सुनर। इरे छाटना इसमें, और नो सुनर हम लोग स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं कि नो सुनर लगता है तो पार्सल इन्वर्जन होता है। पार्सल इन्वर्जन हो रहा है हेल्पिंग और सब्जेक्ट के पीछे, साथ ही साथ नो सुनर के साथ वेन नहीं दैन लगता है। यहाँ पे वेन को हटा के हम लोग दैन कर देंगे, हमारा बी में एरर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। नो सुनर डिड ही सी हर टीचर, जैसे ही उसने अपने टीचर को देखा, दैन सी स्टॉप कॉपिंग, उसने क्या चोरी करना बंद कर दिया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में एरर निकल जाएगा बी। हम लोग अब आरसी की तरफ आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जो कि एयरफोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आप लोग पैसेज को पहले अच्छे से रीड करो, उसके बाद इसको बना देंगे। पैसेज को रीड करने से पहले इसके कुछ वर्ड मैंने लिखा है, आप लोग पहले उन वर्ड्स को देखना अच्छे से, उसके बाद हम लोग पैसेज को पढ़ना शुरू करेंगे। पहले वर्ड्स को देख लो और अच्छे से, उसके बाद पैसेज पढ़ेंगे। हालांकि एग्जाम में तो ऐसा ऑप्शन अपने पास नहीं रहता है, लेकिन हम लोग जो भी सॉल्यूशन कर रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है अपोजिंग, विरोधी। कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब अपोजिंग, विरोधी। आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा। रिलाई ऑन का मतलब होता है निर्भर करना, याद रखना रिलाई हमेशा अपने साथ ऑन लेता है। रिलाई ऑन का मतलब होता है निर्भर करना। मिथ का मतलब होता है कल्पित कथा, कल्पित कथा बोले तो काल्पनिक कहानी। एविडेंस का मतलब होता है प्रमाण, ये विटनेस इसका सिनोनिम हो गया। कोएग्जिस्ट का मतलब होता है एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, एग्जिस्ट एट द सेम टाइम का मतलब होता है एक साथ होना या एक समय पे होना। कोएग्जिस्ट का मतलब होता है एक साथ पे होना या एक समय होना। कोएग्जिस्ट का मतलब होता है एक समय पे कोई चीज़ घट रहा है, उसको कोएग्जिस्ट कहते हैं। फ्रेमवर्क का मतलब होता है स्ट्रक्चर या ढांचा। इंटेलेक्ट का मतलब होता है इंटेलिजेंस, बुद्धि। नेक्स्ट हमारा पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है अप्रोच या आउटलुक, दृष्टिकोण। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है अप्रोच या आउटलुक, दृष्टिकोण। आप लोग इन वर्ड्स को ना बहुत ध्यान से लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। नेक्स्ट है हमारा इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है इंट्यूशन, इंट्यूशन का मतलब होता है अंतःदृष्टि या अंतः ज्ञान कह सकते हो। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है रेसिस्ट करना, बोले तो विरोध करना। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध करना। आप लोग इस वर्ड को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से देखना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है सेपरेट एंड वेरी डिफरेंट टू ईच अदर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया अलग होना और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग होना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है एक दूसरे से अलग होना, या कह सकते हो बहुत अलग होना, बहुत भिन्न होना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग होना। अप्रोच का मतलब अभी हम लोग देखा ऊपर, अप्रोच का मतलब दृष्टिकोण भी होता है और अप्रोच का मतलब एक्सेस भी होता है, पहुँच। विलिंगनेस का मतलब होता है रीडीनेस, तत्परता, मैंने किसी चीज़ पे अटल रहना, डटे रहना। विलिंगनेस का मतलब रीडीनेस। स्टुपिडिटी का मतलब होता है फुलिशनेस, मूर्खता। स्टुपिडिटी का मतलब होता है फुलिशनेस, मूर्खता। चलिए हम लोग अब पैसेज पे आते हैं।
अब हम लोग इसमें पैसेज को देखेंगे। पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एयर फोर्स में 4 नंबर का पैसेज आता है। आप लोग पैसेज को अच्छे से रीड पहले करना, उसके बाद पैसेज को सॉल्व करना। चलिए हम लोग पैसेज को रीड करने का ट्राई करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, हम पेंसिल को ले लेते हैं। लिखा हुआ रिलीजन एंड साइंस हैव ऑफन व्यूड एज कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज। रिलीजन मैंने धर्म और साइंस मैंने विज्ञान। धर्म और विज्ञान को ऑफन मैंने अक्सर व्यू मैंने देखा जाता है एक दूसरे के विरोधी के तौर पे, एक दूसरे के विरोधी के तौर पे। साइंस और धर्म और विज्ञान को एक दूसरे के विरोधी मतलब अपोजिट, कॉन्फ्लिक्टिंग मैंने अपोजिंग और आइडियोलॉजीज मैंने विचारधारा, एक अपोजिट विचारधारा के तौर पे देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि साइंस अलग है और रिलीजन अलग है। विद वन रिलाइंग ऑन फेथ, जहाँ अक्सर एक दूसरे के विपरीत विचारधारा के तौर पे देखे जाते हैं। विद वन रिलाइंग ऑन फेथ, जहाँ पे एक जो है फेथ पे विश्वास रखता है, निर्भर करता है, एंड अदर ऑन एविडेंस, और दूसरा जो होता है वो सबूतों पर निर्भर करता है। हाउएवर मैंने हालांकि मेनी आर्ग्यू दैट, हालांकि अधिकांश लोग ऐसा तर्क देते हैं, आर्ग्यूमेंट तर्क देना, दैट कि दिस टू कॉन्सेप्ट्स कैन कोएग्जिस्ट, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये दोनों जो विचारधारा हैं वो कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, मैंने एक साथ हो सकते हैं, एंड इवन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। और यहाँ तक कि इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं, कहने का मतलब कि पूरक भी हो सकते हैं। आगे लिखो रिलीजन कैन प्रोवाइड अ मोरल फ्रेमवर्क, रिलीजन जो होता है हमें प्रदान करता है एक नैतिक संरचना को, एक नैतिकता को सिखाता है, एंड अ सेंस ऑफ पर्पज, और उद्देश्य के सेंस को भी सिखलाता है। वाइल जबकि साइंस कैन एक्सप्लेन द नेचुरल वर्ल्ड, जबकि साइंस जो होता है इस प्राकृतिक दुनिया को एक्सप्लेन करता है कि कैसे दुनिया चल रही है, कैसे न्यूटन थर्ड लॉ काम करता है, कैसे ग्रेविटी काम करती है, एंड हाउ इट ऑपरेट्स, और दुनिया किस तरीके से ऑपरेट कर रही है वो सिखाती है। वन वे इन विच, एक तरीका है जिसमें रिलीजन एंड साइंस कैन को एग्जिस्ट, जिसमें धर्म और विज्ञान एक साथ हो सकते हैं, एक समय पे हो सकते हैं, एक साथ हो सकते हैं। कैसे? इज थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट के कॉन्सेप्ट पे, इंटेलेक्ट बोले तो बुद्धि के कॉन्सेप्ट पे, दिमाग के कॉन्सेप्ट पे, दोनों एक साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं। रिलीजन प्रोवाइड, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ही चीज़ को 2 बार रिपीट कर दिया। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, एग्जाम में आपका ऐसा नहीं रहेगा, बस ये सेट में ऐसा हो चुका था, इसको आप मत पढ़ना। आगे देखो, वन एग्जाम्पल ऑफ दिस को एग्जिस्टेंस, हमने कहाँ पे कहा कि दोनों एक साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं, इंटेलेक्ट बुद्धि के पैमाने पे दोनों एक साथ हो सकते हैं। उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, वन एग्जाम्पल ऑफ दिस को एग्जिस्टेंस, इसके को एग्जिस्टेंस पे, को एग्जिस्टेंस का मतलब एक साथ होना, एक साथ होने का एक एग्जाम्पल है इन द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स कहाँ से उत्पन्न हुआ उसके कॉन्सेप्ट पे ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। मेनी रिलीजन्स हैव क्रिएशन मिथ्स, बहुत से धर्म में इसे एक मिथ बताया गया है, काल्पनिक कथा बताया गया है, एंड डिस्क्राइब हाउ द वर्ल्ड कैम टू बी, और बताया गया कि किस तरीके से दुनिया जो है आया है, अस्तित्व में किस तरीके से दुनिया आया है। वाइल साइंस हैज़ अ बिग बैंग थ्योरी, जबकि साइंस के पास एक बिग बैंग थ्योरी है। जैसे हमें साइंस का मानना है कि बिग बैंग थ्योरी से पूरा ब्रह्मांड बना है, पूरी दुनिया बना है। बोथ पर्सपेक्टिव्स ऑफर यूनिक इनसाइट्स, इनसाइट का मतलब होता है ज्ञान। दोनों पर्सपेक्टिव जो है, दोनों दृष्टिकोण जो है, पर्सपेक्टिव मैंने दृष्टिकोण या अप्रोच, दोनों दृष्टिकोण जो है हमें एक यूनिक ज्ञान देती है, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, और यूनिवर्स का कैसे ओरिजिन हुआ उसका एक समझ को भी दे करके जाती है। धर्म कहता है कि ब्रह्मांड का निर्माण एक काल्पनिक कथा है, जबकि विज्ञान मानता है कि बिग बैंग थ्योरी से आता है। दोनों का अलग अलग विचार है इस पर, एंड नाइदर नेसेसरली कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, और दोनों में से कोई कभी भी एक दूसरे को विरोध नहीं करता है। मैंने धर्म भी अपने जगह पे सही है और विज्ञान भी अपने जगह पे सही है। धर्म कह रहा है कि काल्पनिक कथा है और विज्ञान कह रहा है कि बिग बैंग थ्योरी से। ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे को विरोध कर रहा है, दोनों अपने अपने जगह पे सही है। इन द कंक्लूजन में, निष्कर्ष में, रिलीजन एंड साइंस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है एक दूसरे से बिल्कुल अलग होना। मतलब निष्कर्ष में हम लोग यही कह सकते हैं कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग है, मतलब कुछ जगहों पे एक साथ भी हो सकता है, ठीक है ना। दे कैन को एग्जिस्ट, दोनों एक साथ हो सकते हैं, इवन कॉम्प्लीमेंट वन अनदर, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं, पूरक भी हो सकते हैं। एंड प्रोवाइडिंग अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, और हमें एक प्रदान करते हैं दुनिया का एक बहुत ही गहरी समझ को, डीप अंडरस्टैंडिंग मैंने गहरी समझ को भी प्रोवाइड करते हैं, एंड आवर प्लेस इन इट। बोथ ऑफर यूनिक पर्सपेक्टिव एंड इंसाइट, दोनों के दोनों, धर्म और विज्ञान दोनों के दोनों हमारे अंदर एक यूनिक दृष्टिकोण को और एक यूनिक ज्ञान को ऑफर करता है, एंड नाइदर नेसेसरली कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, और दोनों एक दूसरे को कभी भी विरोध नहीं करता, दोनों अपने अपने जगह पे सही है, ठीक है ना। द की इज़ टू अप्रोच ईच विद, अगर द कीज़, की का मतलब चाबी होना या एक रास्ता होना, द की इज़ टू अप्रोच ईच, अप्रोच का मतलब पहुंच भी होता है, दृष्टिकोण भी होता है। दोनों में साइंस और रिलीजन दोनों में अगर आपको पहुंच बनाना है तो उसका सबसे अच्छा रास्ता है विद एन ओपन माइंड। अब खुले दिमाग से सोचो, मान के चलो धर्म भी सही कह रहा है और विज्ञान भी सही कह रहा है, एंड अ विलिंगनेस टू कंसीडर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और डिफरेंट पर्सपेक्टिव का मतलब होता है अलग अलग दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए आप लोग क्या रहो, हमेशा रेडी रहो, है ना। यानी कहने का मतलब अगर आपको दोनों पे अप्रोच करना है, दोनों पे पहुंच बनाना है, तो उसका एक ही रास्ता है कि खुले दिमाग से सोचिए और इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो अलग अलग दृष्टिकोण है, ठीक है ना, उस पर विचार करने के लिए हमेशा क्या रहिए, तत्पर रहिए, बोले तो रेडी रहिए। अब हम लोग इस पैसेज के क्वेश्चंस को करेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलीजन एंड साइंस, धर्म और विज्ञान के बीच में क्या संबंध है।
तो धर्म और विज्ञान के बीच में क्या संबंध, मतलब पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, रिलीजन एंड साइंस हैव सिंपल रिलेशनशिप थ्रू द हिस्ट्री, मतलब पूरा हिस्ट्री के दौरान धर्म और विज्ञान के बीच में एक साधारण रिलेशनशिप है। हिस्ट्री का तो यहाँ पे कहीं पे बात ही नहीं किया गया। दूसरा देखेंगे कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक मेथड फॉर अंडरस्टैंडिंग नेचर, और साइंस में एक सिस्टमैटिक मेथड है, बिल्कुल ऐसा बात कहीं नहीं किया गया। साइंस एंड रिलीजन एंड साइंस कैन को एग्जिस्ट एंड इवन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, साइंस और रिलीजन जो है तो एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी एक दूसरे के, मैंने पूरक भी, हाँ बिल्कुल ऐसा बात किया गया पैसेज में। तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। चौथा हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि चौथा है साइंस इज सीन एज अ थ्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ्स, बिल्कुल गलत बात। यहाँ पे साइंस को खतरा बताया गया इस पैसेज में, कहीं नहीं। इसमें कहा गया कि धर्म और विज्ञान एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं। इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द की टू अप्रोच द रिलीजन एंड साइंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज, मैंने साइंस और रिलीजन को पहुंच बनाने के लिए, अप्रोच करने के लिए कौन सा की है। तो ये तो पैसेज के सबसे लास्ट पार्ट, आप पैसेज का सबसे लास्ट पार्ट देखो यहाँ पर, इस पार्ट को देखोगे तो ये टोटल यही वाला लिखा हुआ है, द की इज़ टू अप्रोच इच विद एन ओपन माइंड एंड विलिंगनेस टू कंसीडर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यानी लास्ट वाला जो पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ का जो सबसे लास्ट लाइन है वो इसी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा रिलीजन्स एंड, मतलब कहा गया कि व्हाट इज़ द की अप्रोच, व्हाट इज़ द की टू अप्रोचिंग रिलीजन एंड साइंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है कि रिलीजन एंड साइंस कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं, इसमें तो साफ वहाँ पे लिखा हुआ है कि द की इज़ टू अप्रोच विद एन ओपन माइंड एंड विलिंगनेस टू कंसीडर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यानी कहने का मतलब कि अगर आपको साइंस पे पहुंच बनाना है दोनों पे, तो आपको ओपन माइंड से सोचना पड़ेगा और डिफरेंट पर्सपेक्टिव में डिफरेंट दृष्टिकोण पे विचार करने के लिए क्या तत्पर रहना होगा। तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, बाकी को हम देखेंगे भी नहीं क्योंकि ये तो पैसेज में ही लिखा हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट का मतलब होता है बुद्धि या दिमाग, जीनियस का मतलब भी होता है बुद्धिमान, विजार्ड का मतलब जादूगर, तो ये तो होगा नहीं, उल्टा पूछ रहा है, मतलब बुद्धिमान का उल्टा, बुद्धि का उल्टा क्या हो जाएगा, तो बुद्धि का उल्टा यहाँ पे हो जाएगा स्टुपिडिटी। स्टुपिडिटी का मतलब होता है मूर्खता, तो बुद्धि का उल्टा क्या हो जाएगा, मूर्खता, तो ये इसका सही हो जाएगा। सेज भी नहीं होगा क्योंकि सेज का मतलब संत होता है, संत के पास भी बुद्धि होता है, तो वो तो होगा नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, गिव एन एग्जांपल हाउ रिलीजन एंड साइंस को एग्जिस्ट इन द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स के ओरिजिन में, यूनिवर्स की उत्पत्ति में, ठीक है ना, किस तरीके से साइंस और रिलीजन एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं, उसका एक एग्जाम्पल। आप लोग पैसेज को पढ़ोगे तो उसमें जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन एग्जाम्पल ऑफ को एग्जिस्टेंस इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, क्या एग्जाम्पल दिया गया कि मेनी रिलीजन्स हैव क्रिएशन मिथ, मैंने बहुत से धर्मों में माना गया है कि ब्रह्मांड का निर्माण एक मिथ से हुआ, काल्पनिक कथा से हुआ है, और जबकि साइंस ऐसा मानता है कि इसका निर्माण किसी से हुआ, बिग बैंग थ्योरी से हुआ है। तो यहीं पे इसका आंसर छिपा हुआ है। पहला ऑप्शन है मेनी रिलीजन्स हैव क्रिएशन मिथ्स एंड व्हाइल साइंस इज बिग बैंग थ्योरी, बिल्कुल साइंस मानता है कि बिग बैंग थ्योरी से हुआ है, जबकि धर्म क्या मानता है कि ये काल्पनिक कथा से हुआ। ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि साइंस हैव यूज्ड टेलीस्कोप का कहीं पे बात ही नहीं किया गया। यूनिवर्स इज बिलीव टू क्रिएट गॉड ब्रह्मा ने यूनिवर्स को क्रिएट किया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा इसमें। बिग बैंग थ्योरी इज साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, बात तो सही है, लेकिन इसमें धर्म का तो कहीं बातें नहीं किया गया। इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमने पैसेज को कंप्लीट कर लिया और पूरे सेट को भी कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है ना, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खास करके उन दोस्तों के साथ जिनका एग्जाम 18 अक्टूबर से होने वाला है, क्योंकि ये जो सीरीज चल रहा है 15 वीडियो का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक नहीं करते हो, अगर लाइक कर भी देते हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। और आप लोग थोड़ा कमेंट भी कर दिया करो, वीडियो कैसा है, अच्छा है, ख़राब है तो भी कमेंट कीजिए, अच्छा है तो भी कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट सेट के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, बाय।